पहला थॉट यही है कि सीटेट कब एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जितना जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे उतने जल्दी टीचर बनोगे। जब आप टीचर बनने का सपना देखते हो तो आपके कुछ लेवल ऑफ क्राइटेरिया होते हैं, और अगर टीजीटी का टीचर बना है तो पेपर 2 पास होना ज़रूरी है। आप पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट पर कि वो क्या ऑप्ट करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सरकारी नौकरी का सपना तो लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, और अब जब बात सरकारी टीचर बनने की हो तो सिचुएशन चेरी ऑन टॉप हो जाती है, क्योंकि ये नौकरी, ये प्रोफेशन इस चीज़ को बनाता है और भी ज़्यादा ख़ास, और भी ज़्यादा नोबल, और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल। लेकिन क्या सिर्फ टीचर का काम सैलरी लेना, पढ़ाई करना, करवाना और स्टूडेंट से रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना है? एजुकेशन के इस रेवोल्यूशनरी और इवॉल्विंग दौर में, जहाँ पर टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेकर मासेस को केटर करते हैं, वहाँ से लेकर के स्टूडेंट्स को इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल सभी एस्पेक्ट्स में शेप करने का भी प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार मैंने भी एक इनिशिएटिव लिया इस पॉडकास्ट के ज़रिए, जहाँ पर आपसे सरकारी टीचर बनने की दूसरी सीढ़ी के बारे में बात की जाए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेरा नाम है निधि अरोरा, और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि सरकारी शिक्षक बनने की दूसरी सीढ़ी कौन सी है। एंड बाय नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि पहली सीढ़ी क्या है। तो पहली सीढ़ी जो है वो तो हमारी बेसिक एजुकेशनल डिग्री होती है, जिसको हम अचीव करते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस प्राप्त करके, जैसे कि बीएड की डिग्री या डीएलएड की डिग्री हासिल करके। लेकिन जो दूसरी सीढ़ी है ना, उसका नाम है सीटेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि सीटेट क्या है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सभी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते रहेंगे। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक नेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। अब ये एग्ज़ाम एक बेसिक सर्टिफिकेट है या अफिलिएशन है, जिस सर्टिफिकेट को लेकर के आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अचीव करते हो, जिससे कि आप देश भर की जितनी भी सरकारी नौकरी, स्पेशली जो टीचिंग पोस्ट पर होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, उनके लिए या उस स्तर पर अप्लाई कर सकते हो। आसान भाषा में बताऊं तो जैसे स्टूडेंट 12th पास करता है ना, तो उस 12th जब वो सक्सेसफुली पास कर लेता है तो उसे एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है। वो तभी मिलेगी जब उसने 12th पास कर लिया, और वो उस डिग्री को सबमिट करेगा जिन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के वो एंट्रेंस टेस्ट देगा। तो उसी प्रकार ये सीटेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी लेवल का क्राइटेरिया है। अब सीटेट को अपीयर होने के लिए ये एग्ज़ाम के बारे में जितने भी निटी ग्रिटी है या जितने भी पीज़ एंड क्यूज़ हैं, जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, उसमें से सबसे पहला थॉट यही है कि सीटेट कब एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, साल में कितनी बार होता है, किस मोड में एग्ज़ाम होता है। तो इन छवियों पर कुछ हम लोग हाईलाइट और लाइट शेड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि सीटेट जो है साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक उसकी जुलाई साइकिल होती है, दूसरी दिसंबर साइकिल। हालांकि कोविड टाइम्स में इस साइकिल को एनुअली कर दिया था कि साल में एक बार ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, बट अब क्योंकि सिचुएशंस रिलैक्स्ड हो गई हैं तो फिर से 2 बार कंडक्ट हो रहा है एग्ज़ाम। सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में सिर्फ कोविड टाइम में हुआ था, बट अभी पिछले 2 साइकिल से हमने आफ्टर रिलैक्सेशन नोटिस किया कि अभी ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। अगर आप भी करना चाहते हैं किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी और पाना चाहते हैं सिलेक्शन, तो एनरोल कीजिए हमारे टीचिंग महापाक में, जहां पर आपको मिलेगा सभी टीचिंग एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय स्टूडेंट इज मिनिमम एज क्या है सीटेट एग्ज़ाम को अप्लाई करने की। तो मिनिमम एज है आपकी 18 ईयर्स, और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी तक भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर जो रेकरिंग क्वेश्चन आता है वो है ये कि जब आप इस एग्ज़ाम का यूज़ करके वेरियस टीचिंग पोस्ट्स जो एडवर्टाइज़ की जाती है उनके अगेंस्ट एग्ज़ाम में अपीयर होने जाते हो या एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो उनकी तो एज लिमिट होती है ना। तो आप जितना जल्दी इस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे उतने जल्दी टीचर बनोगे, विच इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग टू डू। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है।
इस एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि जब आप टीचर बनने का सपना देखते हो तो आपके कुछ लेवल ऑफ क्राइटेरिया होते हैं कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। आपको 1st to 5th का टीचर बनना है तो उसे प्राइमरी टीचर कहते हैं। आपको 6th to 10th का टीचर बनना है, उसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी कहते हैं। आपको 11th-12th क्लासेस का टीचर बनना है तो वो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो उस फंडामेंटल पर आधारित है कि इसके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 होता है हमारा प्राइमरी लेवल के लिए एग्ज़ाम, जिसमें आप जिसको पास करके आप 1st to 5th क्लास के टीचर बनते हैं। और पेपर 2 एग्ज़ाम आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी पोस्ट्स के लिए होता है, जिससे आप 6th to 10th के टीचर बनते हैं। यानी कि अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो सीटेट पेपर 1 पास होना ज़रूरी है, और अगर टीजीटी का टीचर बनना है तो पेपर 2 पास होना ज़रूरी है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि पेपर 1 में अपीयर होने के लिए क्या बेसिक आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो पेपर 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास आपका 12th का सबसे पहला नॉर्म है इसमें कि आपका 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, ठीक है, क्योंकि 18 साल इसकी मिनिमम एज है। साथ में आपकी डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर ये दोनों फंडामेंटल्स आपके क्लियर है तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं सीटेट के। पेपर 2 ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 12th तक बात नहीं बनेगी, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और पासिंग परसेंटेज मिनिमम रहती है 45%। तो ग्रेजुएशन डिग्री विद मिनिमम 45% आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपकी बीए डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए। तो अब क्योंकि प्राइमरी से बीए डिग्री बाहर हो गई है तो वो अब सिर्फ जो अपर प्राइमरी और जो ग्रेजुएट डिग्री है उनके लिए ही एलिजिबल होंगे। तो ये आपका बेसिक नॉर्म है कि आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। 2 पेपर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 की अगर मैं अलग अलग बात करूं तो दोनों ही पेपर आपके 150 मार्क्स के होते हैं और 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें हर सही उत्तर देने पर आपको +1 मार्क मिलता है और हर गलत उत्तर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में एज ऑफ नाउ। अब हम बात करते हैं पेपर 1 के हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। पेपर 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट CDP रहता है, जिसके फुल फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस करता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। सेकंड हमारे पास में EVS होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो NCERT अप टू 10th लेवल तक ही आधारित होता है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे अप टू 8th लेवल तक पढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स, वो भी NCERT बेस्ड होता है टोटल, क्योंकि प्राइमरी का टीचर है। चौथा और पांचवा सब्जेक्ट जो है हमारा लैंग्वेज बेस्ड होता है, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको चुनाव करना होता है। ओवरऑल जो हमारे दोनों ही पेपर्स है वो बाइलिंगुअल में कंडक्ट होते हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप्ड होंगे वो पेपर्स। जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करने जाओगे, एग्ज़ाम व्हेन यू गो, जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो सो व्हेन यू गो टू टेक द एग्ज़ाम, वाइल यू गो एंड टेक द एग्ज़ाम, तब आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम मिलेंगे। लेकिन जो हमारी सब्जेक्ट, जो हमारे पेपर के अंदर लैंग्वेजेस हैं वो 20 लैंग्वेजेस में टोटल एग्ज़ाम होते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, पंजाबी एट्सेट्रा। तो 20 लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें ये एग्ज़ाम में आप पर डिपेंडेंट है स्टूडेंट पर कि वो क्या ऑप्ट करते हैं। भारत में मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 को हिंदी में रखते हैं, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ बेल्ट की बात करूं, क्योंकि वो उनकी कंफर्ट जोन है, वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है। और लैंग्वेज 2 क्योंकि CBSE स्कूल्स में बोलबाला है एंड इट्स बेसिकली एम्फेसाइज्ड अपॉन, विच इज़ लाइक इंग्लिश इज़ एम्फेसाइज्ड अपॉन, तो इसलिए इंग्लिश चूज़ करते हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है और आप अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं, इट्स प्योरली ऑप्शनल। बट हाँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम नहीं हो सकती है, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब ये सभी सब्जेक्ट्स की जो वेटेज है, CDP, EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सारे सब्जेक्ट्स 5 को मिला के 30-30 नंबर के होते हैं, तो 150 मार्क्स बन जाते हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, ऑन द कॉन्ट्ररी, पेपर 1 में CDP एज यूजुअल सेम रहता है, क्योंकि वो 6 to 8 के लिए है। पेपर 2 में जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो दूसरे और तीसरे सब्जेक्ट में अगेन लैंग्वेजेस आती हैं। यूजुअली जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 स्टूडेंट साथ देते हैं वो
सेमी लैंग्वेजेस को ऑप्ट करते हैं। तो लैंग्वेज 1 आपने से हिंदी चूज़ कर लिया, लैंग्वेज 2 आपने से इंग्लिश चूज़ कर लिया। उसके बाद आपके जो 30 नंबर है 90 मार्क्स हो गए हैं। बचे 60 नंबर वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। 2 सब्जेक्ट ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, पहला मैथ्स प्लस साइंस, दूसरा सोशल साइंस दिया जाता है। तो आप अपना सब्जेक्ट अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कैसे चुनाव कर सकते हैं। से आपका जो ब्रिज कोर्स या जो भी आप एलिमेंट्री एजुकेशन में कोर्स करते हो, चाहे आप डीएलएड परस्यू करो चाहे आप बीएड परस्यू करो, अपने लेवल के हिसाब से आप उसके फाइनल ईयर में अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। वो वही सब्जेक्ट होते हैं जो आप सीटेट एग्जाम में चूज़ करोगे या फिर जिसमें आपको मास्टरी गेन करनी है। तो कोई भी स्टूडेंट अपनी स्पेशलिटी, अपनी स्ट्रेंथ या जो उसने सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, जिस पर उसकी कमांड है, उसके हिसाब से मैथ्स प्लस साइंस या तो चूज़ कर सकता है, तो 30 मार्क्स के हो गए तो 60 नंबर उसमें चले गए, या फिर प्योरली सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में भी आपके जनरल अवेयरनेस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एट्सेट्रा, जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होता है ये पूरा। तो इस हिसाब से हमें लेवल को पास करना होता है। हैविंग सेड दैट, पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में बहुत बड़ा मिथ क्रिएट हो जाता है कि सीटेट को का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपको 60% स्कोर करना होता है सीटेट में, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। माने जनरल कैटेगरी को मिनिमम 150 में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी को मिनिमम 82 मार्क्स लेकर के आने हैं। अब ये चीज़ वेरी करती है स्टेट टू स्टेट भी। सीटेट के रिजल्ट में आपको पास या फेल लिखकर नहीं दिया जाता, आपके सर्टिफिकेट में पास या फेल नहीं होगा, आपको एक रिजल्ट बना के दे दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स इसके फिक्स्ड हैं। अब डिपेंडेंट इस बात पे रहेगा, इन फैक्टर्स पे रहेगा कि आप कौन सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप DSSB दिल्ली की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने स्टेट में तो रिजर्व कैटेगरी में आते हो, पर दिल्ली में जो ओबीसी है, से ओबीसी कैटेगरी है, वो आउटसाइड ऑफ दिल्ली का है, वो अपने स्टेट में ओबीसी है तो दिल्ली में आके जनरल में ही काउंट होगा, तो उसका सीटेड पासिंग क्राइटेरिया भी 82 से 92 शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा एंड अपने हिसाब से जो टारगेट सेट करना होगा वो 90+ मार्क्स का ही सेट करना है। हालांकि जो आपका टारगेट है वो 130+ और 140+ का होना चाहिए, बट क्योंकि सीटेट मेरिट बनाने का एग्जाम नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो आपका मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया वो 90 होना चाहिए, क्योंकि कब किस स्टेट में क्या कंडीशन वेरी कर जाए यू वुड नेवर नो, राइट। अगर आप भी करना चाहते हैं किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी और पाना चाहते हैं सिलेक्शन, तो एनरोल कीजिए हमारे टीचिंग महापाक में, जहाँ पर आपको मिलेगा सभी टीचिंग एग्जाम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अगला सवाल जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोमिनेंटली पूछा जाता है वो है सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होती है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई अपर कैप नहीं है उस पर। वैसे ही सीटेट के जो एलिजिबिलिटी, जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला है, उसकी भी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो आपके लिए जो सीटेट का प्रमाण पत्र होगा वो लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। बट अगेन, जब आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना जाएंगे तो उन पोस्ट की ज़रूर एज लिमिट होती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग और उसी के अंतर्गत अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा। मान लो अगर आप 70 साल के हैं और अगर आप अब सोचें कि सरकारी टीचर बनेंगे, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, तो लेकिन जो आपका अप्लाई करने का क्राइटेरिया किसी भी स्टेट या सेंट्रल वैकेंसी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है, तो फिर उस कारण आप पीछे हो जाएंगे वापस से। अगला सवाल, मशहूर सवाल जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि क्या सीटेट से प्राइवेट स्कूल्स में नौकरी लगती है। देखिए, सीटेट एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ये कोई जॉब का एग्ज़ाम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट स्टिल क्योंकि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप सरकारी नौकरी के लिए अपीयर होते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट नौकरी नहीं लगेगी। मीनवाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट जॉब्स करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए भी आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटेट पास करना ही होता है। तो आप अच्छे इंटरनेशनल रेप्यूटेड रिनाउंड सेमी गवर्नमेंट जैसे स्कूल्स में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आप जब तक अपने मेन गोल तक पहुँचें, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपकी सरकारी नौकरी है, उसको कॉन्क्वर करें। मीनवाइल आपका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो,
तो कई बारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वैकेंसीज निकलती है, जैसे केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में वैकेंसी निकलती है, तो उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप सर्विस में मिनिमम 8 साल तक होने चाहिए हो या आप 5 साल तक होने चाहिए हो। तो वो जो आपका क्लासरूम लर्निंग, जो क्लासरूम टैकलिंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड जो मेथडोलॉजी है, उसका आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा एंड इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। साथ में आप अपने सब्जेक्ट को भी ब्रश अप कर चुके होंगे पैरेलली, तो आप अपने प्राइवेट जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं टिल द टाइम यू रीच योर गोल। अगर मैं सैलरी की बात करूँ प्राइवेट जॉब में, तो वो वेरी करता है 9,000 से लेकर के 34,000 तक। अलग अलग आपके ग्रेड पे होते हैं, डिपेंड्स कि आप कौन से स्कूल में हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ क्लियर करके आए हो और आपका कॉम्प ऑफ यानी कि कॉम्पनसेशन क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो हमारा डोमेन है वो एक सवाल नहीं है, वो एक भ्रम है जिसे हम कहते हैं मिथ। सीटेट को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं जो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बस्ट करना चाहेंगे। तो इसका जो आपको प्रमाण है ना, विथ प्रूफ आपको मिलना चाहिए और पता होना चाहिए कि हर साल लाखों स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं। फिर भी ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान माना जाता है। तो इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे मैं आपको रीसेंट प्रूफ बताऊं तो 2024 जनवरी में ही 8 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे पेपर 1 में, बट उनमें से सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट्स ही पास हो पाए। ये तो चलो फिर भी 85% रिजल्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, जिसमें 14 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, बट आउट ऑफ विच सिर्फ और सिर्फ मात्र 1,12,000 स्टूडेंट्स ही पास हो पाए। इसके पीछे के कारण क्या है कि 93% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, 90% से भी ऊपर स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। कारण यही है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो हम कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है कि हम लेवल को अंडरमाइन कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को भ्रमित किया हुआ है कि सीटेट का पेपर जो है 4 दिन में पढ़कर पास हो जाता है। और ये मिथ कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था जब ऑनलाइन फॉर्म में या ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसमें एक एग्ज़ाम या एक ही टाइप के एग्ज़ाम के मल्टीपल शिफ्ट्स हो रही थी, जिसमें रेपिटेटिव ड्रिलिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो पा रहे थे। बट ये प्रथा बहुत सालों से नहीं चलती आ रही है, ये रीसेंट ही हम ट्रेंड्स या पैटर्न्स को नोटिस कर रहे हैं। बट जब से हम ऑफलाइन पैटर्न में फिर से स्विच किया है, हमने रिज्यूम किया है, तब से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलते हैं कि हमें 90 मार्क्स ही लेकर आने हैं, क्योंकि मेरिट बनाने से कुछ नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। बट हम बहुत रिस्क पे चल रहे हैं एंड वी आर टेकिंग बुलेट्स, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिस्क पे चलना इज़ अ डिसएडवांटेज ऑल टुगेदर, बिकॉज आप अपने लिए एक पासिंग क्राइटेरिया तक ही सेट कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है यूजुअली, इफ़ यू ड्रीम बिगर, तभी आप जहाँ तक सोचा हुआ है वो मिनिमम क्राइटेरिया पास कर पाओगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको मिनिमम 130+ या 140+ एम करके चलना चाहिए, तब जाकर शायद आप वो 90+ तक पहुँच पाए। बिकॉज टू ईच जोन सबका कैलिबर अलग है। बहुत सारे कमेंट्स वायरल हो जाते हैं कि 4 दिन में पढ़कर या सिर्फ नोट्स से पढ़कर सीटेट पास हुआ। अलग अलग सबका कैलिबर होता है, यही हमें पेडागोजी सिखाती है, यही हमें टीचिंग एप्टीट्यूड सिखाता है। तो किसी और की मेहनत या किसी और के पोटेंशियल से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत और अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल खुद को ही पहचानना चाहिए। और हो सकता है जिस स्टूडेंट ने 4 दिन में पास किया है उसकी 12 साल की मेहनत हो पुरानी, उसका कैलिबर या उसका जो इंटेलेक्ट है ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, पर वो आपका नहीं है, एज अपोज टू द केस विद यू। तो आपको अपने हिसाब से और अपना लेवल ऑफ मेट्रिक्स, अपना इंटेलिजेंस लेवल मेजर कर कर ही पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं। हमें ये लगता है कि लैंग्वेज नहीं पढ़कर पेपर पास हो जाएगा या सिर्फ पेडागोजी पढ़कर पेपर पास हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। पेडागोजी एक एस्पेक्ट है जिससे आपको आई ओपनिंग फैक्ट्स मिलते हैं, आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी बहुत सारी नॉलेज गेनिंग मिलती है। तो आपको जो तैयारी है वो सभी पहलुओं को, यानी कि आपको जैक ऑफ ऑल बनना चाहिए रादर दैन बिकमिंग मास्टर्स ऑफ नन और वन। तो यहाँ पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला फिलोसॉफी फॉलो होनी चाहिए। तो अगर ये कुछ बेसिक्स पे आप फोकस करेंगे, नेक्स्ट हमारा यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप एनसीईआरटी पे स्टिक करते हैं और उसको बहुत ही इंटेंसिवली और एक्सप्लिसिटली पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप ये एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रोमिनेंटली फोकस करते हैं, क्योंकि अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं उसमें
पेडागॉजी का जो लेवल है, जो स्तर है, वो एप्लीकेशन बेस्ड पेडागॉजी होता है, जो किसी बुक में नहीं होता। ये आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं, या आपके पास्ट के अनुभव सिखाते हैं। सो बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड, वो आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितना उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू पुट टू यूज़, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स और ये कुछ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली एस कर सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इस एग्ज़ाम को पास करने से होगा क्या? वेल, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे जॉब एवेन्यूज़ आपके लिए ओपन हो जाते हैं। देखो, ये एग्ज़ाम कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार आए। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब हर साल में जितनी भी लाखों टीचिंग वैकेंसीज जो निकलती है ना, आप उन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे DSSB का एग्ज़ाम है, उसका नोटिफिकेशन जनवरी में आया था, जनवरी में ही सीटेट एग्ज़ाम हुआ था। अब क्योंकि सीटेट का रिज़ल्ट जो है 1 महीने के अंतर्गत आ जाता है, तो DSSB की जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो 2 महीने बाद स्टार्ट हुई थी, 1.5 महीने बाद कह सकते हैं। तो उस वजह से स्टूडेंट्स हैव बॉट सम टाइम। ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट आ जाता, उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आप अपीयर हो जाओगे उसके लिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि चट मंगनी पट ब्याह हो गया, कि आपने फटाफट एग्जाम फॉर्म फिल किया, फटाफट सीटेट पास किया, एंड देयर यू गो। मतलब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आप जितना जल्दी, मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी इन अ रश और इन एनी सॉर्ट ऑफ रश, बट ऑल आई एम आस्किंग यू टू बी माइंडफुल। आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि सीटेट पास करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, लेकिन सीटेट पास करना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगले नेक्स्ट बिग स्टेप के लिए आपको वो प्रिपेयर करवाएगा। आपने जो मेहनत सीटेट में करी है, उसी मेहनत की निरंतरता को आप बरकरार रखते हुए, विदाउट हैविंग टू टेक अ गैप, आप में कोई गैप नहीं आएगा प्रेपरेशन में, तो आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और विद इन अ ईयर आपकी नौकरी आपके पास होगी। तो आप सरकारी पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे। हालांकि अगर हम बात करें, हैविंग सेड दैट, अगर हम बात करें टीचिंग प्रॉस्पेक्ट्स की, तो बहुत सारे लेवल ऑफ वैकेंसीज पे एग्जाम होता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, EMRS, KVS, NVS, DSSB, ये सेंट्रल लेवल्स होते हैं। इसके बाद आपके स्टेट लेवल भी होते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़। तो अभी 2024 में इलेक्शन के पहले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास में। लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है NVS की। ये वो वैकेंसी है जो डिपार्टमेंटल ही प्रमोशनल लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है। इसका मतलब आपकी टीचिंग वैकेंसी पे भी जल्द ही एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अभी 2100 पोस्ट निकली हुई है। इसके अलावा अगर मैं उसके बाद में बात करूं, तो सेंट्रल लेवल पे हमारा EMRS के फेज़ 2 के आने की पूरी संभावना है, जिसमें 30,000 पद अभी तक एस्टिमेट माने गए हैं। बिहार की नौकरी की अगर मैं बात करूं, तो इसका चौथा फेज़ आने वाला है, अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा, जो कि हर साल होने वाला है। अभी काउंटिंग चल रही है पदों की संख्याओं की, लेकिन एस्टिमेट पद यही रहेंगे कि आपके 1 लाख हैं। तो अभी तो बहुत सारे पद हैं। ऐसे अगर हम बात करें DSSB की, तो PGT हमारा 2023 में हमें पोस्ट देखने को मिल गई थी, TGT हमें जनवरी में देखने को मिल गया, अब PRT का इंतज़ार है। NTT भी हमें 2023 में देखने को मिल गया था। तो अभी 10,000 प्लस पद हम DSSB के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करें, तो वो आपको UP, TGT, PGT में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें पुराने जो रिक्त पद हैं उन पर भी बात चल रही है और नए पदों को भी क्रिएट किया जाएगा, उन पर भी बात चल रही है। ऐसे ही आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड LT ग्रेड ऑफिसर, इन सब पदों पर भी आपकी जो पोस्ट्स की संख्या है, इट्स गेटिंग ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही मेंटेन रखें, और सीटेट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि, और इसके अलावा देखो, बेसिक से मैंने कोशिश करी और मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव था कि आपको निक्स एंड नैक्स के बारे में पता चल जाए कि सीटेट एग्ज़ाम या सरकारी नौकरी को पास करने की दूसरी सीढ़ी क्या है, जो आपको विलंबित आपके जितने भी रिक्त पद हैं उन तक मिलाएगी। आपको तो एक ही सीट चाहिए और आपका सरकारी टीचर बनने का सपना साकार करवाएगी। वेल, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डे। मैंने ट्राई किया एक इनिशिएटिव लेने का, जिसमें मैं सीटेट से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी आस्पेक्ट्स हैं, उनको निक्स एंड नैक्स के साथ फ्रॉम द बॉटम कवर अप करने का। इसके अलावा इसके अतिरिक्त आपके कुछ डाउट्स रह जाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं, एंड लेट मी नो अगर आप ऐसे पॉडकास्ट को कंटिन्यूएशन में देखना चाहते हो, एक के बाद एक जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उन सबको एक कंसोलिडेटेड वीडियो के फॉर्म में या पॉडकास्ट, एक हेल्दी डिस्कशन के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी या सरकारी शिक्षक बनने की इस
विधि में मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर।